टाटा की जीवनी, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के प्रमुख परिवारों में से एक टाटा परिवार में हुआ था, जिसने टाटा समूह की स्थापना की थी। उनका जन्म बंबई, अब मुंबई में हुआ और वह पारसी वंश के एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता नवल टाटा रतन जी टाटा द्वारा गोद लिए गए थे, जो जमशेद जी टाटा टाटा समूह के संस्थापक के पहले चचेरे भाई थे। इस प्रकार रतन टाटा का संबंध सीधे टाटा परिवार की विरासत से जुड़ गया। उनकी मां सुनी टाटा ने नवल से तब तलाक ले लिया जब रतन सिर्फ 10 साल के थे। इसके बाद रतन को उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने पाला। रतन टाटा का बचपन उस दौर में गुजरा जब भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। उनके परिवार की संपन्नता और प्रभाव के बावजूद उनकी परवरिश बेहद साधारण रही। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से प्राप्त की और बाद में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। 1955 में रतन टाटा ने न्यूयॉर्क सिटी के रिवरडेल कंट्री स्कूल से स्नातक किया और फिर 1919 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि वास्तुकला उनका पहला विकल्प नहीं था। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन नियति ने उन्हें वास्तुकला की ओर मोड़ दिया, जो बाद में उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला निर्णय साबित हुआ। उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया, जिससे उनके नेतृत्व और व्यावसायिक कौशल को और निखार मिला। टाटा समूह में प्रवेश रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में कदम रखा और जमशेदपुर में टाटा स्टील के कारखाने के उत्पादन क्षेत्र में काम किया। यह अनुभव उन्हें कंपनी के निर्माण क्षेत्र से जोड़ने वाला था, जबकि कई लोग सोच सकते थे कि वह सीधे कार्यालय में कोई ऊंचा पद संभालेंगे, लेकिन उन्होंने मजदूरों के साथ काम करना पसंद किया और इस प्रक्रिया से सीखने की इच्छा दिखाई। यह विनम्रता और व्यावहारिकता उनके पूरे करियर में उनकी पहचान बनी रही। 1971 में रतन टाटा को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का निदेशक प्रभारी नियुक्त किया गया, जो उस समय एक विफल कंपनी थी। उन्होंने नेल्को के बाजार हिस्से को काफी हद तक बढ़ाया, लेकिन 1973 के तेल संकट ने कंपनी को झटका दिया और अंततः इसे बंद करना पड़ा। इस असफलता के बावजूद रतन का धैर्य और संकल्प डगमगाया नहीं। इस चरण ने उन्हें बाजार की जटिलताओं, बाहरी कारकों के प्रभाव और नवाचार की आवश्यकता को गहराई से समझने का अवसर दिया, जो भविष्य में उनके नेतृत्व की नींव साबित हुआ। टाटा समूह का नेतृत्व 1991 में रतन टाटा ने J.R.D. टाटा से टाटा सन्स के अध्यक्ष का पदभार संभाला। यह समय भारत के लिए आर्थिक उदारीकरण का दौर था, जब देश वैश्विक बाजार के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था। रतन टाटा की नियुक्ति पर कुछ लोगों ने संदेह जताया, क्योंकि उन्हें समूह के पारंपरिक नेतृत्व के बाहर का व्यक्ति माना जाता था। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी आलोचनाओं को गलत साबित कर दिया और समूह में महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने टाटा समूह के संचालन को व्यवस्थित किया और लगभग 300 कंपनियों को घटाकर करीब 100 कंपनियों तक सीमित किया, जिससे संगठन अधिक केंद्रित और दक्ष हो गया। उन्होंने समूह की प्राथमिकता को भारतीय बाजार से वैश्विक बाजार की ओर मोड़ दिया और कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों का अधिग्रहण किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने टेटली चाय, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया। रतन टाटा ने समूह के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया और नए नवाचारों की शुरुआत की। इनमें सबसे उल्लेखनीय था टाटा नैनो, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया गया। हालांकि नैनो को दीर्घकालिक सफलता नहीं मिली, फिर भी यह परियोजना रतन टाटा की इस सोच का प्रतीक थी कि वे आम जनता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद को सस्ती दरों पर लाना चाहते थे। वैश्विक दृष्टि और प्रमुख अधिग्रहण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स के वैश्विक विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उन्होंने 2008 में टाटा मोटर्स के माध्यम से जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह सौदा 2 अरब 3 करोड़ डॉलर का था और उस समय वैश्विक आर्थिक संकट के चलते इसे जोखिम भरा कदम माना गया था। लेकिन रतन टाटा के कुशल नेतृत्व में यह अधिग्रहण टाटा मोटर्स के लिए बेहद सफल साबित हुआ और जगुआर लैंड रोवर मुनाफे में बदल गया। टेटली चाय का 2000 में अधिग्रहण भी
टाटा समूह की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा था। इस अधिग्रहण के माध्यम से टाटा ग्लोबल बेवरेजेस दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनियों में से एक बन गई। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को न केवल वैश्विक स्तर पर स्थापित किया, बल्कि यह भी साबित किया कि रतन टाटा बड़े जोखिम उठाकर भी उसे सफल बना सकते हैं। नैतिक नेतृत्व और सामाजिक दायित्व। रतन टाटा को उनके नैतिक नेतृत्व के लिए जाना जाता है। उनका मानना था कि व्यवसायों का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।